हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। वहाँ हमने जिक्र किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज़ टेस्टिस के बारे में। वहाँ हमने ये भी बताया था कि टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, आउटसाइड द बॉडी कैविटी होते हैं वो, ठीक है। देन एक पाउच के अंदर प्लेस्ड होते हैं, उस पाउच को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक दो पॉइंट्स और बता दूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था लेडिग सेल्स जो है, लेडिग सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, दे सीक्रेट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन्स। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है, और एंड्रोजन कोई एक हार्मोन नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। क्लियर है। देन लेडिग सेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने बात की थी, दो टाइप की सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स। अगर हम देखें डायग्रामेटिकली तो इस टाइप से अगर मान के चलें तो अगर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो इसके अंदर ये कौन सी सेल हुई, ये हुई सर्टोली सेल्स। एंड लेडिग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लेडिग सेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या होंगी, लेडिग सेल्स होंगी, लेडिग सेल्स। क्लियर है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि लेडिग सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं। देन सर्टोली सेल्स के बारे में हमने ये जिक्र किया था कि दे हैव सर्टेन रिसेप्टर्स फॉर एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ तक क्लियर है। एनसीईआरटी की बुक में टीएस ऑफ टेस्टिस दे रखा है, जहाँ पे एक आउटलाइन बता देता हूँ आपको, इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पढ़ेंगे तब। क्या क्या है देखो, जो आउटर में जो सेल हैं, बड़ी सेल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और आपको पता है कि मेल जर्म सेल्स को ही हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड्स, एंड लास्ट में स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, एक ही बात होती है। आप स्पर्मेटोजोआ बोलो चाहे स्पर्म बोलो। यहाँ पे कुछ सेल्स हैं सर्टोली सेल्स। ये जो डायग्राम हमने एक आउटलाइन सी बताई थी, ये डिटेल में इस तरीके का होता है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का। ट्रांसवर्स सेक्शन हमने देखा उसको बिल्कुल ऐसे कट करके, अब लॉन्गिट्यूडनली कट करके हम देखते हैं। ये एक टेस्टिस है, इसके दूसरी साइड दूसरा टेस्टिस होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्पर्म बना है। हमने जाना था लास्ट क्लास में कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। सो स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब वो क्या पाथवे फॉलो करते हैं, वो कहाँ किस तरीके से आगे पास होते हैं, ये क्वेश्चन सीक्वेंस कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ही ध्यान रखनी है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं दे ओपन इन स्ट्रेट ट्यूब्स, कुछ ट्यूब्स में ओपन होते हैं, उनको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। आपको पता है कि हर एक सेप्टा में 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सो ये इस तरीके से दे ओपन स्ट्रेट ट्यूब, जो ये ट्यूब हैं इनको हम बोलते हैं क्या, ट्यूबुलाई रेक्टाई। देन ट्यूबुली रेक्टी जो है दे ओपन इन रेटे टेस्टिस, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस, ये वाला। क्लियर है बात। देन रेटे टेस्टिस ओपन्स इन वासा इफ्रेंसिया, दिस रेटे टेस्टिस ओपन्स इन, इनको ये जो ट्यूब्स हैं इनको बोलते हैं हम वासा इफ्रेंसिया। क्लियर है बात। देन वासा इफ्रेंसिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके 3 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से, जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं कैपेट एपिडिडाइमिस, देन मिडिल वाले को बोलते हैं कॉर्पस, एंड टेल वाले को बोलते हैं कोडा। कोडल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टेल, हमेशा टेल से मैच करता है कोडल। सो कैपेट एपिडिडाइमिस, देन उसके बाद में कॉर्पस, एंड देन कोडा एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस।
एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस दोनों ही स्टोर करते हैं स्पर्म्स को, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वास डिफरेंस देन लीड टू इजैकुलेटरी डक्ट, फाइनली इट लीड्स टू इजैकुलेटरी डक्ट। इस तरीके से जो स्पर्म है वो पास होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हमने एलएस ऑफ टेस्टिस की बात की है कि स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में बन रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स डायग्रामेटिकली समझते हैं हम। देखो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म बने, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ओपन इन रेटे टेस्टिस। क्लियर है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ओपन इन रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस ओपन्स इन वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया ओपन्स इन एपिडिडाइमिस, जिसके 3 पोर्शंस हैं। देन इट लीड्स टू वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंस लीड्स टू इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हमने बात कर ली, जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या है, बेसिकली मेल एसेसरी डक्ट्स हैं सारी। सो हम स्टार्ट करते हैं। डायग्रामेटिकली आपने अभी देख लिया है कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में क्या क्या होता है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहाँ ओपन हो रही होती हैं, ट्यूबुली रेक्टाई या फिर रेटे टेस्टिस में। सो रेटे टेस्टिस, टर्मिनल एंड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल्स फॉर्म्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ ए ट्यूबुल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ये कहाँ ओपन होगा फिर, वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया क्या होती हैं, दे आर 12 to 20 स्मॉल ट्यूब्स, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं विच आर लाइंड बाई सीलिएटेड एपिथीलियम। क्लियर है बात, सीलिएटेड एपिथीलियम के द्वारा ये लाइंड होती हैं। देन वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन्स इन एपिडिडाइमिस। वासा इफ्रेंसिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस, जिसके 3 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से, कैपट, कॉर्पस एंड कोडा। देन एपिडिडाइमिस की हम बात करें सो क्या बोलेंगे कि बहुत लॉन्ग ट्यूब होती है। इट इज़ अबाउट 7 to 12 मीटर लॉन्ग, हाईली क्वाइल्ड होती है, कन्वोल्यूटेड होती है। ठीक है, देन अब मेन पॉइंट है, इट इज़ द साइट फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की हमने जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईच सेकेंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, लेकिन हर समय इजैकुलेशन तो नहीं हो रहा होता, तो वो इतने सारे स्पर्म कहाँ जाते हैं, वो जाके एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाते हैं। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? देन एपिडिडाइमिस इज द साइट फॉर मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म के अंदर एक फ्लेजिला होता है जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट शो करता है, लेकिन इनसाइड द मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स मोटिलिटी शो नहीं करते हैं। अगर मान लो एक टेस्टिस में से स्पर्म को निकालें डायरेक्टली और उसे oocyte के साथ या ओवम के साथ हम फ्यूज कर दें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज स्पर्म्स डू नॉट हैव द मोटिलिटी एंड मैच्योरिटी। ठीक है, वो मोटिलिटी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, मेल बॉडी के अंदर वो शो नहीं करते हैं। शो कब करेंगे? व्हेन दे रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ आगे मेल बॉडी में ये दे आर प्रोपेल्ड आउट बाई फ्लूइड मोमेंट, ये आगे मूव करते हैं फ्लूइड मोमेंट की हेल्प से। लेकिन ध्यान रखना कि मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स डू नॉट शो मोटिलिटी। मोटिलिटी कब शो करेंगे? इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? नाउ देयर आर 3 रीजन्स ऑफ एपिडिडाइमिस। कैपट एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबस मेजर, जो ऊपर वाला पोर्शन था हमने देखा था। देन कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबस नॉर्मल। एंड देन कोडा एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबस माइनर। इसको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नाम आपको ध्यान रखना और इनके क्या क्या नेम है, ग्लोबस, मेजर, नॉर्मल और माइनर। देन जो स्पर्म्स हैं उनको कैपट से कोडा तक पहुंचने में लगभग 12 दिन लग जाते हैं। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 12 days फॉर द स्पर्म टू रीच फ्रॉम कैपट टू कोडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, देन हम ये बोलेंगे कि व्हेन द स्पर्म्स रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं सो वहाँ पे उनका सर्वाइवल टाइम होता है लगभग 3 दिन का। और उन 72 आवर्स में से जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैं वो फर्स्ट 48 आवर्स में मैक्सिमम होते हैं। ये आप ध्यान रखना कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मैक्सिमम ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स। ठीक है,
स्पर्मेटोजोआ कैन रिमेन अलाइव इन कोडाइपिडाइन फॉर अप टू 1 मंथ, ये हमने देख लिया। देन फैगोसाइटोसिस जो है स्पर्म का, स्पर्म्स जो है हमने बताया था कि इतने मिलियंस के अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो उनकी फैगोसाइटोसिस भी ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं होगी तो आप सोचिए कि इंट्राटेस्टिकुलर प्रेशर जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एपिडिडाइमिस को फिर रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ स्पर्म कहा जाता है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैगोसाइटोसिस जो है स्पर्म्स का चल रहा होता है, यहाँ फैगोसाइटोसिस हो रहा होता है स्पर्म का, स्पर्म यहाँ पे आके मर रहे हैं। Phagocytosis of sperms also takes place in epididymis. That's why the epididymis is called recycling center of sperms. क्लियर है बात? अब बात करते हैं हम वास्ट डिफरेंस के बारे में। इसको हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 18 इंच बोल सकते हैं या 45 सेंटीमीटर लॉन्ग पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर्ड लॉन्ग नैरो कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल्स। ठीक है। देन वास्ट डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस एक्ट्स एज द सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म। अभी हमने बात की थी कि वास्ट डिफरेंस में और एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स जो है वो स्टोर होते हैं। देन एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस, ये बात हमने कर ली। दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है बात? देन वास्ट डिफरेंस के जो टर्मिनल एंड है उसको हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे ट्रांसफ़र करती है। इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में क्या बोलेंगे? टर्मिनल एंड ऑफ वास्ट डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। देन यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, पता है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। और उस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस। सो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? सो अब हम बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। 3 टाइप के ग्लैंड्स हमें यहाँ पे देखने हैं। कौन कौन से? सेमिनल वेसाइकल, देन उसके बाद में प्रोस्टेट, एंड देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स या फिर काउपर्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेमिनल वेसाइकल के बारे में। दीज आर पेयर्ड। आप ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर्ड नहीं है। मतलब सेमिनल वेसाइकल्स पेयर्ड हैं, प्रोस्टेट सिंगल होता है, देन काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो भी पेयर्ड होते हैं। सो दीज आर पेयर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। पेयर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेमिनल वेसाइकल। वो क्या सीक्रेट करते हैं? एक एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जिसमें क्या क्या होगा? बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, लाइक फ्रक्टोज होता है वहाँ पे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और कुछ क्लोटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। देन हम ये बोलेंगे कि जो फ्रक्टोज है यहाँ पे, ये जो फ्रक्टोज है ये यूज किया जाता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए स्पर्म्स के द्वारा। ठीक है। देखते हैं, सीक्रेट एन एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड क्लोटिंग प्रोटीन्स। क्लियर है बात? देन फ्रक्टोज इज यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन बाय द स्पर्म्स। स्पर्म्स फ्रक्टोज को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्पर्म्स जो है वो फ्रक्टोज को ही यूज क्यों करते हैं, ग्लूकोज को यूज क्यों नहीं कर लेते, है ना? सो हम ये बोलेंगे कि फ्रक्टोज को यूज करने के लिए आपको पता है फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होना चाहिए, और लीवर सेल्स के अंदर वो एंजाइम होता है और स्पर्म के अंदर वो एंजाइम होता है। सो डायरेक्टली हमारी जो सेल्स हैं वो उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए फ्रक्टोज यूज किया जाता है स्पर्म सेल्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंजाइम है फ्रक्टोकाइनेज के लिए। ठीक है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेमिनल वेसाइकल से जो फ्लूइड निकलता है, इट कंप्राइजेज अबाउट 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमन। सीमन में जितना पार्ट होता है उसका 60 से 70% जो पोर्शन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेमिनल वेसाइकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसाइकल्स normally constitute about 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ सीमन। क्लियर हो बात यहाँ तक आपको? अब बात करते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड ध्यान रखना सिंगल होता है, ये पेयर्ड नहीं होता है। पेयर्ड कौन कौन से होते हैं? काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड दूसरा सेमिनल वेसाइकल्स आर पेयर्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, सो ध्यान रखना आप। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या है? इट सराउंड्स द प्रोक्सिमल यूरेथ्रा। प्रोक्सिमल यूरेथ्रा के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है विच इज़ रिच इन सिट्रेट,
कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोस्टेट सिक्रीशंस मेक्स अबाउट 20 to 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन। मैक्सिमम वॉल्यूम किसकी होती है? सेमिनल प्लाज्मा की, सेमिनल फ्लूइड की, सेमिनल वेसाइकल्स की, ठीक है। कितनी थी? 60 to 70%। 20 to 25% कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर हुई बात। देन हम बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की। ये भी पेयर्ड होते हैं, पी शेप्ड ग्लैंड होते हैं, पेयर्ड एंड पी शेप्ड ग्लैंड्स। देन ये क्या सिक्रेट करते हैं? एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करते हैं विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन। क्लियर है बात। सो ये थे मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं मेल कोपुलेटरी ऑर्गन की, दैट इज पेनिस। सो अब बात करते हैं मेल कोपुलेटरी ऑर्गन की, दैट इज पेनिस या फिर पेनिस जो आप बोल देते हैं। इट कंटेन्स द यूरेथ्रा एंड इट इज ए पैसेज वे फॉर द इजैकुलेशन ऑफ सीमन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। मतलब क्या है कि पेनिस से ही यूरिन भी जाएगा और सीमन भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि एक टाइम के ऊपर एक ही फ्लूइड पास होता है वहाँ से, ठीक है। पेनिस के अंदर या फिर पेनिस के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक फ्लूइड ही पास होगा, चाहे तो सीमन पास हो चाहे या फिर यूरिन पास हो, ठीक है। देन जो एंटीरियर पार्ट होता है पेनिस का उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस, विच इज़ ए हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर एंड इट इज़ सप्लाइड विद नर्व्स। बहुत सारी नर्व्स की सप्लाई होती है यहाँ पे ग्लांस पेनिस में, ठीक है। देन ग्लांस पेनिस इज कवर्ड विद ए रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम बोलते हैं फोरस्किन या फिर प्रीप्यूस। ये भी इम्पोर्टेंट है, फोरस्किन या प्रीप्यूस आप ध्यान रखना। देन एक कंडीशन होती है जहाँ क्या होगा? फिमोसिस। फिमोसिस में क्या होगा? व्हेन फोरस्किन इज वेरी टाइट, जब फोरस्किन बहुत टाइट हो जाती है एंड कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड बैक, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिमोसिस। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, लाइक नीट हो गया आपका, इस टाइप से। सो ये पॉइंट क्लियर हुए आपको। अब हम देखेंगे कि पेनिस के अंदर 3 टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देन द बॉडी ऑफ पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यू। अभी हमने बताया था कौन कौन से, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या लिखा है? द 2 डोर्सोलेटरल मासेस, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए आप, ये सारी वेन्स वगैरह हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई करती हैं यहाँ पे ब्लड वगैरह की, ठीक है। सो 2 ये जो हैं इनको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक जो है ये इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 हैं और स्पॉन्जियोसम 1 होता है, ये भी आप ध्यान रखना। देन मिड वेंट्रल मास, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देन जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है इसके अंदर एक ग्लैंड फाउंड होता है जिसको बोलते हैं टाइसन ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि टाइसन ग्लैंड इज फाउंड इन ए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोल दो चाहे टेस्टिस बोल दो, ठीक है। देन या फिर पेनिस बोल सकते हैं आप इसको, सॉरी टेस्टिस नहीं बोलेंगे, पेनिस बोलेंगे। देन डिस्टल यूरेथ्रा एनलार्जेस विद इन द ग्लांस पेनिस एंड फॉर्म्स यूरेथ्रल मीटस और यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है। एक टर्म और होती है सर्कमसिजन। इसका मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन। अगर सर्जिकली फोरस्किन को रिमूव कर दें तो उस टेक्निकल कंडीशन को हम बोलते हैं सर्कमसिजन। क्लियर है? सो आज की क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस करना है, दैट इज़ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, जहां हमने अलग अलग सेकेंडरी एसेसरी डक्ट्स देखी थी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा था। देन अलग अलग ग्लैंड्स की हमने बात की है और एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस की बात की है। सो यहाँ तक आप अच्छे से वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।